हेलो दोस्तों, आई एम राम। और हम आज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि कल जो प्रियम्बल वाला चैप्टर था एम लक्ष्मीकांत सर का, वो फिनिश हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो आप देख लें। पॉलिटी के 4 चैप्टर हो चुके हैं, हम 5th चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं। तो अगर आप लेट हो रहे हैं अब, तो आपकी प्रॉब्लम है और एक मिस्टेक ही साबित होगी ये प्रॉब्लम। अगर आपको क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो मेरा बार बार कहना रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, जैसे क्विज हो गया या आपका कोई आर्टिकल हो गया, या जैसे सपोज कर लीजिए कोई न्यूज़ में चल रहा आर्टिकल है, वो भी आपको अवेलेबल कराया जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और शेयर करना ना भूला करें। क्लियर है? तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, और कुछ भी किया करें। अपने जो आपने तैयारी कर रखी है उसके हिसाब से पता चलता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि हम आंसर पिन कर देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको आंसर पिन मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये अगर आप देखेंगे इसे ओपन करके, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आंसर पिन मिल जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि राइट आंसर क्या है और रॉन्ग आंसर क्या है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारी बात होगी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी देश की बाउंड्री। एक देश हमारा संघ कैसे है, हमारे कंट्री संघ कैसे है, उसका क्षेत्र कहाँ तक है, और उससे जुड़े संविधान में प्रावधान क्या क्या है। क्या अगर हमें कोई एरिया त्यागना हो तो क्या देश त्याग सकता है, या अगर हमें कोई एरिया अडॉप्ट करना हो तो क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या हम कहीं से ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर, थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। प्रीलिम्स से तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक दो आर्टिकल्स इससे रिलेटेड आते हैं, और ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रीलिम्स में नहीं आता है। लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत मायने रखता है इस तरह का चैप्टर, क्योंकि अगर देखेंगे 7वां संविधान संशोधन छिपा नहीं है, बांग्लादेश के साथ हमारी डील हुई। क्लियर है? तो उसमें कुछ इनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए गए और कुछ इनक्लेव्स हमने अडॉप्ट किए। तो देखेंगे इस चैप्टर में पूरी बातें क्या क्या हैं। तो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, भाग कौन सा है। तो संविधान का भाग 1 है। क्लियर है ये बात? तो एक में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है, 1 से 4 तक में क्या क्या बताया गया है कि संघ क्या होगा और उसके क्षेत्र के बारे में क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी बातें वहाँ पर डिफाइन की गई हैं 1 से 4 के बीच में। आई होप बात क्लियर है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप क्लास लेना स्टार्ट करें, जब भी आप पढ़ना चालू करें क्लासेस को, तो आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, जिससे आप उन पॉइंट को अंडरलाइन करें जो पॉइंट मैं यहाँ करता हूँ, जिन्हें डिफ़ाइन करते हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ ज़्यादा वेल डिफ़ाइन नहीं है, अगर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं पर स्टिकी नोट्स में या ऊपर, जैसे मान लीजिए ये प्लेस खाली रहती है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने एस्पेक्ट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव को नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? तो बुक और हाइलाइटर या पेन या पेंसिल वगैरह लेके बैठा करें। तो मेरा कहना यही रहता है कि अगर आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं बुक की, पहली बार अगर आप बुक को पढ़ रहे हैं, तो आप पेंसिल लेके बैठें, पेंसिल से अंडरलाइन करें, क्योंकि आपको पहली बार में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। हमें भी लगी हैं, मुझे भी लगी हैं। मैंने जब पहली बार रीडिंग की थी तो लगता था कि पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप दूसरी बार बैठेंगे तो आप थोड़ा सा पेन लेके बैठें। क्लियर है? तो आप दूसरी बार में चीज़ें एलिमिनेट कर पाएंगे कि सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं बुक की। फिर तीसरी बार में आप हाइलाइटर लेके बैठें, तो जो फाइनलाइज आपकी थर्ड रीडिंग में आएगा वो फाइनल होगा। फिर आप जब चौथी बार पांचवी बार पढ़ते हैं किसी बुक को, तो आपको चीज़ें याद होना चालू हो जाती हैं। पहली बार में चीज़ें याद होना नहीं चालू होती हैं, जिनका ये भ्रम है तो मैं दूर कर देता हूँ
किसी को भी पहली बार में याद नहीं होता है, केवल एक अंडरस्टैंडिंग आती है बुक के प्रति, कॉन्सेप्ट के प्रति, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आखिर जो कंटेंट गिवन है उसमें क्या क्या बातें की गई हैं। जो याद करने वाला प्रोसीजर है, जो याद होता है, वो आपको थर्ड टाइम्स में या फोर्थ टाइम में ही याद होता है, फर्स्ट और सेकेंड टाइम में तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है इंडिया को, सबसे पहले समझें इस बात को। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और जब संविधान बनना चालू हुआ, तो राजनेताओं के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो इंडिया है, जो उसके प्रोविंशियल स्टेट हैं, उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। क्या प्रॉब्लम थी कि इंडिया के जो प्रोविंशियल स्टेट हैं, जैसे मान लो हैदराबाद था, है ना, त्रावणकोर था, जम्मू कश्मीर था, तो ये जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं इनको इंटीग्रेट कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी हमारे राजनेताओं के सामने। तो वल्लभ भाई पटेल साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और उन्होंने एक तरह से, जिस तरह से इंडिया को यूनाइट किया उस टाइम पर, वो एक बहुत काबिल तारीफ वर्क था, काम था, टास्कफुल था। क्योंकि सब अपने अपनी जगह क्या होते थे, वो अपने प्रोविंशियल का राजा है ना, तो वहाँ खुश है, उसकी रिस्पेक्ट की सवाल है, उसकी इज्जत की बात है, प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात है। अब वो इंडिया में नहीं शामिल होना चाह रहा। तो जब ये बातें निकल करके आती हैं कि भाई इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, जैसे देखेंगे कि जो है जम्मू कश्मीर, पहले न्यूट्रल रहने की बात करते हैं, फिर जाकर के अटैक हो जाता है पाक आर्मी से, तो फिर हम क्या बोलते हैं, हमें मदद दो। उसके बाद पीओके वाला आज तक मैटर वो सॉल्व नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट में बना ही रहता है। तो एक उस टाइम पे क्या था, चैलेंज था कंट्री के सामने, राजनेताओं के सामने, कि आखिर कंट्री की जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं उन्हें इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो जैसे जैसे इंटीग्रेट करना चालू हुआ, तो उन लोगों ने, राजनेताओं ने संविधान में एक बात बोली कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन होगा। इन द सेंस यूनियन का केस ये होता है कि कोई भी स्टेट इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकता। अगर आज हैदराबाद बोले कि वहाँ जैसे सपोज कर लो मेरठ वाला एरिया है, वहाँ मेरठ वाले एरिया में क्या है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं। अब मुस्लिम बहुल इलाके बोलें कि जो है हमारी जो कम्युनिटी है या हमारे जो कल्चर हैं वो पाकिस्तान के साथ मैच खाते हैं, हमारी इतनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के साथ मैच खा रही हैं, मैच कर रही हैं, हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो आज अगर ये चीज़ें ये लोग चालू करें तो पॉसिबल नहीं है। या इंडिया का कोई ऐसा स्टेट बोले, जैसे सपोज करो यूपी है या एमपी है, कोई ऐसा स्टेट बोले कि भाई नहीं, हम हिंदू बहुल इलाके में हैं अभी और हम नेपाल में शामिल होना चाहते हैं, तो वो एरिया नेपाल में जाके शामिल नहीं हो सकता। यानी कि यूनियन बनाने से एक बेनिफिट क्या हुआ, ये हुआ कि जो कंट्री की इंटीग्रिटी है वो हमेशा के लिए कायम हो गई, कि कोई भी स्टेट अपने आप से इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात। तो राज्यों का संघ का मतलब है कि जैसे अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग प्रोविंसेस थे, जैसे मैंने कुछ नाम लिए, हैदराबाद बताया, त्रावणकोर बताया, जम्मू कश्मीर बताया, तो इनको क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। और किस उपबंध पे इंटीग्रेट किया गया, कि अब आप कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते। यही कंडीशन थी कि जो भी शामिल हो जाएगा इंडिया में एक बार, वो फिर इन फ्यूचर, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे वो 50 साल बाद हो, वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता, यानी उससे पृथक नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता। आई होप कि राज्यों का संघ का मतलब क्लियर हो गया होगा, कि राज्यों का संघ से मतलब क्या है, आखिर तात्पर्य क्या है। क्लियर है कि यानी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, एक यूनियन बना है। अगर एक तरह से देखेंगे तो इंडिया की जो स्टेट्स के बीच में जो यूनियन बनने का एक मैटर है, वो एक एग्रीमेंट है। बात समझ में आ रही है, क्या है, एग्रीमेंट है ये सारी स्टेट्स के बीच में, जो उस टाइम पे राजनेताओं ने, उस टाइम पे प्रोविंशियल स्टेट के राजाओं ने, महाराजाओं ने, नवाबों ने किया। क्लियर है ये बात। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, यानी ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप से आप बाहर जा सकते हैं,
ग्रुप में ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। आपकी नहीं पटरी खा रही है, जैसे सपोज करो व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, कभी भी एग्जिट मार लो, है ना। बट संघ से आप अलग नहीं हो सकते। क्या क्लियर है ये बात? तो जो इंडिया हुआ वो क्या हुआ, वो राज्यों का समूह नहीं हुआ बल्कि राज्यों का संघ हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राज्यों का समूह नहीं है, क्या है, राज्यों का संघ है। और कैसे है, मतलब कि एक एग्रीमेंट है कि अब आप सेपरेट नहीं हो सकते। क्लियर है? यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। तो जो राज्यों का संघ है ये कितनी बातों को डिफाइन करता है, डिनोट करता है। पहला, देश का नाम, नेम ऑफ द नेशन या नेम ऑफ द कंट्री। क्लियर है? और सेकेंड, राज्य पद्धति का प्रकार, कि आखिर राज्य पद्धति कैसी होगी। राज्य पद्धति से तात्पर्य होता है कि वहाँ का चलने वाला शासन कैसा होगा, वहाँ के जो शासन प्रशासन चलेगा, वहाँ की जो सरकार चलेगी वो किस वे में चलेगी, किस डायरेक्शन में चलेगी, किन लॉ रेगुलेशन के थ्रू चलेगी। तो होता है राज पद्धति। जैसे मान लो आज भी अगर देखें, कोई भी आप इस्लामिक कंट्री देख लो, कोई भी, पाकिस्तान केवल सो कॉल्ड है ना, बाकी हर जगह पे आज क्या है, वही चीज़ें हैं जो आज से 20 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, कुछ चेंज नहीं हुआ। आज भी लोग वहाँ लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए, आज भी लोग वहाँ लड़ रहे हैं अपने राइट के लिए। ईरान को देख लो, अभी ईरान में एक पगड़ी उछालो बड़ा मूवमेंट चर्चा में था कि वहाँ के लोग मौलानाओं की पगड़ियाँ उछाल रहे थे। या अफगानिस्तान देख लो, है ना। तो कोई भी रीजन अगर आप देखेंगे तो क्या है, आज भी वही है जहाँ 50 साल पहले था। तो जो राज्यों का संघ है वो क्या डिफाइन करता है, एक तो देश का नाम डिफाइन कर रहा है, दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार बता रहा है कि आखिर कंट्री किस रूल रेगुलेशन किस बेसिस पर चलेगा। तो हमारा कंट्री कैसा, डेमोक्रेटिक है, हर धर्म का सम्मान, हर धर्म की एजुकेशन, सबको वोट का राइट, सबको एजुकेशन का राइट, सभी को वोटिंग का राइट। क्लियर है? इलेक्शन का राइट, सभी को इंडिपेंडेंसी है, सभी को इक्वालिटी है। तो ये क्या है, राज पद्धति है। क्लियर है? आगे बढ़ें। मैं इन टर्म्स को ऐसे ही डिफाइन करूंगा तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थोड़ी सी बोरियत हो सकती है मेरी क्लासेस में, कि लग सकता है आपको कि हाँ थोड़ा सा बोरियत फील हो रही है, बट आपको बाद में जब एट दी एंड रियलाइज होगा ना कि आपने कहीं से भी 20 बार पढ़ा लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो कोई फ़ायदा नहीं वो 20 बार पढ़ने का। और अगर एक बार पढ़ा और समझ में आ गया तो एक बार बहुत बेनिफिशियल है, भले ही चाहे वो बोरिंग भरा क्यों ना हो। क्लियर है ये बात? तो संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतक नहीं था, यानी सब कंफर्म थे कि आखिर नाम क्या रखना है। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। तो जब नाम की बात आई तो ये होता है, देखो हर जगह पे दो खेमे रहते हैं, आपके अंदर भी दो खेमे हैं। कैसे? कभी कभी आप सोचते होंगे काश ऐसा होता, ठीक है, पॉजिटिव है तो सोचते हैं कभी काश ऐसा होता, लेकिन जब उसी के निगेटिव ड्रॉबैक आने लग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भले ही नहीं हुआ। तो आप जब कंफ्यूज होते हैं ना कि आखिर होना क्या चाहिए, आपको करना क्या है, आप बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। हमें पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, हमें राम सर की क्लासें करनी है या नहीं करनी है ना, हम चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो कॉन्ट्राडिक्शन किसके अंदर है, आपके अंदर ही है। तो मैं यही बात कहता हूँ, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप अपने आप को वहाँ रखो। तो वहाँ पे सिंपल सी बात ये है, मुस्लिम लीग अपना काम कर ही रही थी, उसने पाकिस्तान सेपरेट करा ही लिया था, है ना। तो अब यहाँ इंडिया के अंदर भी कई विचारों के लोग होंगे। सिंपल सी बात है, अगर 10 लोग होते हैं 10 बातें भी होती हैं, और सबकी बातें डिफरेंट होती हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, कोई किसी बात को सहमति देता है और कोई नहीं देता है। तो वही बात वहाँ पर थी
कि कुछ लोगों ने बोला जो परंपरागत नाम है भारत उसी को रहने दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इंडिया की भी वकालत की। क्लियर है? तो इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया और इंडिया जो कि भारत है, समझना बात को, यहीं पर ट्विस्ट है कि इंडिया क्या है, जो भारत है वही इंडिया है। इंडिया जो कि भारत है, यानी कि एक तरह से परंपरागत नाम को ही प्रायोरिटी दी गई। कुल मिलाकर के यहाँ पे मैटर ये हुआ कि जो इंडिया नाम को सहमति देने वाले लोग थे, उनके इंडिया वाले टर्म को भारत में ही शामिल कर दिया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि जो इंडिया टर्म है वो भारत टर्म का पर्यवेक्षक है। क्लियर है क्या ये बात? आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े तो दूसरे देश को संघ बताया गया। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। कैसा है? संघीय है, यानी फेडरल है। अब देखो संघी कैसे, संघ का मतलब क्या है यहाँ पे फेडरल का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब अगर संविधान के ढांचे की बात आएगी तो यहाँ पे फेडरलिज्म की बातें आएंगी। फेडरल क्या है? फेडरल का मतलब होता है कि एक अगर लाइन में आप जानना चाहें तो सीधा बोलें कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर। क्या? डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर, यानी कि यह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी किसी एक हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यानी शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, शक्तियों का लेवल के हिसाब से पृथक्करण होना चाहिए। जैसे इंडिया में है, सेंट्रल में है एक गवर्नमेंट स्टेट में होती है। बट इंडिया का संविधान कैसा है? एक है, एकात्मक संविधान है। तो इंडिया का जो संविधान है ना, वो दो तरह के प्रावधान करके चलता है। एक एकात्मकता को शो करता है तो दूसरा संघात्मक शो करता है। कि अगर आप देखेंगे कि हमारा संविधान संघात्मक से एकात्मक की ओर शिफ्ट हो जाता है। किस केस में? इमरजेंसी के केस में। जब चैप्टर आएगा प्रेसिडेंट वाला तो हम प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे कि इमरजेंसी पावर्स में कैसे क्या काम होता है। आखिर कैसे पूरा का पूरा संघात्मक संविधान जिसका एक ढांचा ही संघी है वो एकात्मकता में जाकर शिफ्ट हो जाता है, यानी पूरी पावर सेंटर के हाथ में चली जाती है। क्लियर है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ, क्या? राज्यों का संघ, उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ये बात ध्यान देना, ये अंबेडकर साहब की स्टेटमेंट है कि जो इंडियन फेडरलिज्म है, जो भारतीय संघ है, जो इंडियन यूनियन है, वो किसी समझौते का क्या नहीं है? परिणाम नहीं है। सबको अपनी अपनी चॉइस दी गई थी, सब लोग अपनी चॉइस से शामिल हुए और अमेरिकी संघ में और दो राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। बात समझ में आ रही है कि इंडिया से कोई भी राज्य सेपरेट नहीं हो सकता, किसी भी राज्य को अलग होने का चॉइस नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। तो अगर राज्यों में बांटा गया है तो किस बेसिस पर? प्रशासनिक सुविधा के बेसिस पर, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर। इसमें भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन रहा है। जब आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश पहली बार 1953 में स्टेट बनता है भाषा के नाम पर, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर कई सारी कमेटी आती हैं। जेवीपी कमेटी आती है, फजल अली कमेटी आती है, आगे देखेंगे। तो सबकी एक रिकमेंडेशन होती है कि जो राज्यों का नामकरण है या राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, ना कि भाषाई आधार पर। और इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट रहा
क्लियर है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब फजल अली कमेटी आयोग ने 1953 में अपनी रिकमेंडेशन दी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा को बढ़ावा न दिया जाए। क्लियर है ये बात। तो जो राज्यों का यहाँ पे डिवीजन था संघ से, या उसी संघ के अंदर कहें, तो किस बेसिस पर था, प्रशासनिक सुविधा के बेसिस पर था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बेसिस पर था कि आखिर इतने बड़े देश को एक जगह से बैठकर चलाना पॉसिबल नहीं है। मेन प्रॉब्लम थी कि इतने बड़े देश को, इतने बड़े कंट्री को एक जगह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलाएगी। तो उसे क्या किया गया, स्टेट में डिवाइड कर दिया गया कि हाँ भाई आप अपना ये एरिया देखना, आप अपना एरिया देखना। उसके बावजूद आप देखेंगे 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है बलवंत राम मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और क्या बनती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनते हैं, पंचायती राज आता है, और वहाँ पर क्या हो जाती है, फिर त्रिस्तरीय गवर्नमेंट हो जाती है। तो वहाँ पर भी लेवल डिवाइड हो जाते हैं, किस वजह से, केवल और केवल प्रशासनिक सुविधा को देने की वजह से। क्या बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है मेरी। तो मेन मुद्दा क्या है, एज बीइंग अ ब्यूरोक्रेट्स, अगर आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आपको क्या देखना है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देखना है, आपको वहाँ पे क्या देखना है, रेवेन्यू सिस्टम देखना है ना। पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर देखता है, कलेक्टर क्या देखता है, रेवेन्यू सिस्टम देखता है अपना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग बैलेंस क्या कर रहे हैं, प्रशासन को बैलेंस कर रहे हैं, किसके साथ, देश में जो डाइवर्सिटी है उसके साथ, देश की जो एथनिक प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ। क्लियर है। तो जो मेन आधार था राज्यों का सेपरेट होने का, ये जो राज्य बनाने का, तो वो क्या था, प्रशासनिक सुविधाएं। क्लियर है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कितनी श्रेणियों में, 3। अब वो कौन कौन सी है, पहला राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, क्लियर है, और तीसरा कौन सा है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। यानी भारत सरकार चाहे जब चाहेगी उन्हें क्या कर सकती है, अपने अंडर ले सकती है। तो जो भारत के क्षेत्र हैं, जो भारतीय क्षेत्र हैं, उनको श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया कि जो राज्यों के क्षेत्र हैं वो तो हमारे होंगे होंगे, जो संघ क्षेत्र हैं वो भी हमारे, और अगर भारतीय सरकार चाहे, अगर देश का संसद चाहे, तो क्या कर सकता है, वो किसी ऐसे एरिया को अधिगृहित भी कर सकता है जो उसके आसपास हो। क्या बात क्लियर है, आगे बढ़ें। तो राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो ये बुक के हिसाब से है, जो डाटा अभी अपडेट हुआ है। क्लियर है। कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर वाला मैटर आया, फिर उसके बाद लेह एंड लद्दाख बन गए, और यहाँ पर कुछ यूटीज कंबाइन कर दी गई। तो जो 28 और 8 का रेशियो है, उस बात को आपको अपडेट करना है यहाँ से। क्लियर है। तो इसे रट्टा मत मार लेना, जो डेटा आपके टाइम पर प्रेजेंट हो, जैसे आप मान लो 23 में देने जा रहे हो तो आज का डेटा देख लेना, 24 में तो अपडेट कर लेना, 25 में देख लेना कहीं घटा बढ़ा तो नहीं है, कोई यूटी ऐसी तो नहीं है जो कंबाइन कर दी गई हो, कोई ऐसा और स्टेट तो नहीं है जैसे डिवाइड कर दिया गया हो या सेपरेट कर दिया गया हो या नया स्टेट बनाया गया हो, कोई और ऐसा स्टेट तो नहीं जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया हो। क्लियर है। तो राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर, तो जम्मू और कश्मीर को तब तक छोड़ा गया था जब तक 370 लागू थी। 370 खत्म, जम्मू कश्मीर अब क्या है, हमारे ही भारत का हिस्सा बन चुका है पूरी तरह से। क्लियर है। कैसे, पूरी तरह से। जो उसके पास स्पेशल राइट्स थे वो खत्म हो गए, जो उसका खुद का झंडा था वो खत्म हो गया, जो उसका खुद का संविधान था
वो खत्म हो गया। आई होप बात क्लियर होगी। यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं। इनमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। तो देखो, सारे याद ना हो, कुछ याद कर लेना। और कौन कौन से याद करोगे मैं बताता हूँ। जो ट्राइबल एरिया है कैसे एरिया, ट्राइबल एरिया, उन्हें याद करना है। जैसे नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया। क्लियर है? मिजोरम हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इन्हें याद करना है। क्यों? क्योंकि जब आप वहां पर आगे अभी पढ़ेंगे तो इनके लिए एक विशेष उपबंध भी हैं, सभी के लिए अलग अलग। और इनके लिए स्पेशल डेवलपमेंट की स्कीम्स भी निकलती रहती हैं। तो अगर आप उन स्टेट को फोकस करेंगे जो ट्राइबल में है, जो अनुसूचित जाति जनजाति एरियाज में है, जो ट्राइबल एरियाज में है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि आप करंट अफेयर में इजीली उसे रिलेट कर पाओगे। क्लियर है? तो इसके अंतर्गत 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में भी राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। क्लियर है कि नहीं है? आई होप बात क्लियर होगी। तो जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विशेष उपबंध है। तो इस बात को याद रखना है, क्योंकि इनके लिए अलग अलग कमीशन भी बने हैं, है ना। और इनके लिए डेवलपमेंट के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार की एक अलग से जिम्मेदारी भी है कि इन्हें देश के विकास की मूल धारा में जोड़ा जाए। तो उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे है। तो जो भारत का क्षेत्र का मैटर है, जो ये शब्द है भारत का क्षेत्र, इसका जो मीनिंग है ये एक बहुत ब्रॉड मीनिंग है, यानी भारत के संघ से भी ज़्यादा। क्लियर है? क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि पहले वाले में न केवल राज्य वरन बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है शामिल हैं। तो भारत का क्षेत्र का मीनिंग इतना ब्रॉड क्यों है? क्योंकि ये तीनों चीज़ों को समेटे हुए है कि जो संघ में शामिल हैं वो तो है ही हमारे पास, जो शामिल किए जाएंगे फ्यूचर में वो भी शामिल हैं। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ें। तो संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र और केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। तो अगर आप देखेंगे जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में किसकी चलती है? एलजी, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी यूटी हैं या कोई भी स्टेट या कोई भी एरिया जो सरकार इन फ्यूचर अडॉप्ट करती है या अधिग्रहित करती है, तो उन पर केंद्र सरकार का राज्य चलेगा, ना कि राज्य का। क्लियर है? एवं केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। तो जो केंद्र द्वारा अधिगृहित होंगे उनमें तो केंद्र सरकार का होगा ही होगा। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। तो मैंने संप्रभु का मीनिंग बताया था कि इंडिया एक कैसा स्टेट है, संप्रभु स्टेट है। इस बात को ध्यान देना, संविधान के अंदर कहीं भी देश नाम का वर्ड यूज नहीं किया गया है, बल्कि देश को एक स्टेट माना गया है और वहाँ पर संविधान में स्टेट वर्ड ही यूज होता है। तो ये बात दिमाग में बैठा लेना कि अगर कहीं राज्य की बात आ रही है संविधान के अंदर, तो ये समझना कि पूरे देश की बातें की जा रही हैं। क्लियर है क्या ये बात? तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते क्या कर सकता है?
भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जो प्रावधान दिए हैं उनको इंडिया फुलफिल कर दे तो विदेशी क्षेत्र हैं जो जो आसपास के एरिया हैं उन्हें भी क्या कर सकता है, इंडिया अधिग्रहित कर सकता है। ऐसा संविधान में प्रावधान है। क्लियर है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण, संधि के अनुसार, खरीद, उपहार या लीज पर लेकर। व्यवसाय, जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिकृत न किया हो, जीत या हराकर। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पांडुचेरी एवं सिक्किम। हाँ, गोवा का केस अगर देखेंगे तो अगर आपको याद होगा 1961 में पुर्तगाली गए थे यहाँ से, तो एक तरह से इंडिया ने गोवा को अधिग्रहित किया था, अपने अंडर लिया था, क्योंकि पुर्तगाली आए सबसे पहले, लेकिन सबसे बाद में जानने वाले भी कौन थे, वही थे। क्लियर है क्या ये बात। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इंडिया में नहीं थे, लेकिन इंडिया ने क्या किया है, अधिग्रहित किया है, उन्हें वहाँ से अपने कब्जे में लिया है। और ऐसा करना क्यों जरूरी है, ऐसा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सामरिक महत्ता के केस में देखेंगे तो हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है, देश की सुरक्षा। जब देश खासकर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, चारों तरफ से कंपटीटर से घिरा हो, और जब हमारा खासकर पाकिस्तान जैसा दुश्मन हमारे बगल में बैठा हो। क्लियर है। आगे बढ़े तो अनुच्छेद 2 में, तो अभी तक जो बातें चल रही थी वो कहाँ की चल रही थी, अनुच्छेद 1 की बातें चल रही थी। तो अब अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो जो लेने देने का मैटर है, जो संसद चाहे, जो संसद को ठीक लगे, जो विधि के द्वारा ठीक लगे, उन निर्बंधनों की बात कहाँ है, अनुच्छेद 2 में है। क्लियर है क्या ये बात। तो इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। पहला, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, और दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। एक तो ये कि अगर कोई बाहरी स्टेट है, जैसे मान लो आज हमारा कोई पीओके से जुड़ा हुआ हिस्सा हो, या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई हिस्सा हो, या मान लो सिंध से जुड़ा हुआ कोई हिस्सा हो, या मान लो साउथ में चले जाओ, जैसे मान लो कोई द्वीप हो, आइलैंड हो, जो अब दिखे, मान लो जब से पानी में डूबा रहा हो और आज वो उभर करके बाहर आए, वो आज हमें नजर आने लग जाए, और वो इंडिया की सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो पहली बात उसमें क्या करेगा, चाइना भी दौड़ लगाएगा। क्यों, चाइना को जासूसी करनी है इंडिया की। पाकिस्तान भी होड़ में आएगा। तो इंडिया को क्या करेगा, इंडिया अपने अंदर अधिग्रहित कर सकता है। क्लियर है। और दूसरा क्या है, नए राज्यों को गठन कर सकता है। जैसे मान लो किसी राज्य को सेपरेट करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर है। तब भी इंडिया नए राज्यों का गठन कर सकता है, भारत नए राज्यों का गठन कर सकता है। ऐसी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, किसी के पास नहीं है। संसद चाहेगी तो होगा ऐसा, नहीं चाहेगी तो किसी में क्षमता नहीं है कि ऐसा करके दिखा दे। क्लियर है क्या ये बात। आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े तो पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, और जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। तो आपको अनुच्छेद 3 भी याद रखना है कि अगर कहीं पर भारतीय संघ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा राज्य
जो नया राज्य हो, जिसका गठन करना है, जिसका निर्माण करना है, या वर्तमान के जो राज्य हैं उनमें परिवर्तन करना है। जैसे नामों में परिवर्तन है ना, देखा होगा योगी जी का ट्रेंड चला था, नाम बदल रहे थे वो। तो इन परिवर्तनों से संबंधित भी उपबंध हैं। तो दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है कि भारतीय राज्यों का पुनर्सीमन किया जा सकता है। आई होप बात क्लियर होगी। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने यहाँ क्या पढ़ा। इंट्रो है अभी ये चैप्टर का। तो पहली बात मैंने बोला कि जो संविधान है, मैंने नहीं, ये बुक बोल रही है, क्लियर है। तो संविधान का जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक को लेकर संघ और क्षेत्रों की चर्चा की गई है। उसमें अनुच्छेद 1 को डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या डिफाइन किया गया? भारतीय क्षेत्रों को। क्लियर है कि भारतीय क्षेत्र कितने प्रकार के होंगे, इंडिया कहा गया। और ये कहा गया कि जो इंडिया है, इंडिया जो कि भारत है। क्या कहा गया? इंडिया जो कि भारत है। क्लियर है। तो वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ कि आखिर नाम क्या रखा जाए। दूसरी बात, क्षेत्रों की बात आई तो राज्यों के क्षेत्र हुए, संघ क्षेत्र हुए, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हुए जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में अधिग्रहित किए जा सकते हैं। क्लियर है। फिर अनुच्छेद 2 आता है और इनमें कुछ विशेष उपबंध भी रहते हैं। आयु बात क्लियर होगी। फिर हमने बात कहाँ पर करी कि संप्रभु राज्य है, ये बात यहाँ पर हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर या कानूनों के तहत उनके अंडर विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है इंडिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया एक, है ना। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जो संसद है अगर उसे ठीक लगे तो नए राज्य की स्थापना कर सकती है। अब देखो, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करें, बात समझ में आ रही है, और या नए राज्य को गठन करने की शक्ति। जैसे कोई अनादर राज्य है, कोई दूसरा, मैंने जैसे बोला कोई आइलैंड है, सपोज करो इंडिया के बहुत करीब है, अब वो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी वो देश, जब भी वो स्टेट, कभी भी ये, जब भी वो आइलैंड, जो भी एरिया होगा, जब भी उसे शामिल किया जाएगा तो किस में शामिल किया जाएगा? भारत के संघ में। बात समझ में आ रही है। नए राज्यों को गठन की शक्ति दी गई। अभी हमने देखा ही है कि आंध्रा तेलंगाना को लेकर के बातें आई थी, और कई ऐसे राज्य हैं जो ऐसे गठित हुए हैं। क्लियर है ये बात। फिर अनुच्छेद 3 की बातें आ जाती हैं। तो अनुच्छेद 3 में मैंने क्या बताया, केवल इतना याद रखना है कि भारतीय संघ के राज्यों की पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है, यानी कि उन्हें पुनर्सीमित किया जा सकता है। टेरिटरी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, नाम बदल सकते हो, उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे की जो कहानी है वो कल करेंगे, क्योंकि अगर एक बार में किया तो खिचड़ी पकना तय हो जाएगी। क्योंकि ये पहली क्लास में मतलब समझना, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूला करें। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।